एक समय की बात है। रानी परी अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ परी लोक पर राज किया करती थी। रानी परी के दोनों बेटे बड़े हो चुके थे, इसलिए रानी परी उन दोनों की शादी के बारे में सोच रही थी। वैसे तो ये पूरे तरीके से तुम दोनों का फैसला है, परंतु मैं फिर भी तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर फूल परियां देखी है। वो परियां स्वभाव से बहुत ही अच्छी है। अगर तुम दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हो तो मैं उनके माता पिता से बात कर सकती हूँ। रानी माँ, आपने जो हमारे लिए देखा या सोचा होगा वो सही होगा। इसमें आपको हमारी सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कहेंगी वो हमारे लिए हुक्म होगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर रानी परी खुश हो जाती है, परंतु ये बात रानी परी की बेटी रुचि को अच्छी नहीं लगती। पहले ही इस महल में लोग कम है क्या, जो रानी माँ इस महल में और लोगों को ला रही है। कुछ ही दिनों में रानी परी के दोनों बेटों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों फूल परी बहुएं घर पर आ जाती हैं, परंतु रुचि बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रुचि, ये दोनों तुम्हारी भाभियां हैं। ये इस महल से पूरे तरीके से परिचित नहीं है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन्हें पूरा महल दिखाओ और बताओ कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ताकि इन्हें इस महल में रहने में कोई तकलीफ ना हो। मैं आपकी यानी रानी परी की बेटी हूँ, कहीं की नौकरानी नहीं जो इन दोनों को महल के दर्शन करवाऊँ। ऐसा कहकर रुचि वहाँ से चली जाती है। तभी रानी परी कहती है, तुम दोनों चिंता मत करो। रुचि थोड़ी चिड़चिड़ी है। अगर वो तुम्हारी दोस्त बन गई, उसके बाद तुम्हें उसके साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर रुचि मन ही मन सोच रही होती है, पहले ही मेरे दोनों भाई माँ के राज सत्ता को पाने में मेरे रास्ते में आ रही हैं, और अब ये दोनों भाभियाँ भी आ गई। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। धीरे धीरे समय बीतता है, क्योंकि रुचि की भाभियाँ अभी नई बहू बनकर आई थी, इसलिए रानी परी उन दोनों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण, कपड़े और नई नई चीज लाकर उन्हें देती थी। और ये सब देखकर रुचि और भी ज्यादा चिढ़ने लगी थी। अब धीरे धीरे उसे अपनी भाभियों से नफरत होने लगी। अब बहुत हो चुका, जब से ये दोनों इस महल में आई हैं, तब से माँ तो मुझे जैसे भूल ही गई है। कोई भी मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। पर अब और ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं ज्यादा दिन इन दोनों को यहाँ टिकने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर रुचि राजमहल के सभा क्षेत्र में जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। जब रानी परी रुचि के रोने की आवाज सुनती है तो वो बाहर आती है और फिर वो रुचि से पूछती है, क्या हुआ रुचि, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। आप जो अपने लिए बहुएं लाई हैं, वो बहुत ही दुष्ट है। अभी मैं उनके कक्ष के सामने से गुजर रही थी, तभी मैंने उनकी हंसी सुनी। वो दोनों बातें कर रही थी कि ये बुढ़िया कब टपकेगी और कब हम दोनों इस परीलोक की रानी बनेंगे। इसमें गलत क्या है? मेरी मृत्यु के बाद इनको ही ये सब मिलने वाला है। बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जाओ अपने कक्ष में और आराम करो। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। ये आइडिया तो पूरे तरीके से बेकार हो गया, पर मेरे पास और भी आइडियाज हैं। इसके बाद रुचि रानी परी का सबसे कीमती हार चुपके से चुराकर उसे अपनी भाभियों के कमरे में रख देती है। फिर रानी परी जैसे ही उस हार को इधर उधर ढूंढने लगती है, तभी वहाँ पर रुचि आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ बेटा, मेरा हार सुबह से मिल नहीं रहा है। वही हार जो मैं सभा में जाने से पहले पहनती हूँ। पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया। तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसे कहीं पर देखा था। अरे हाँ, मुझे याद आया।
आपका वो हार तो मैंने आपकी बहू के हाथ में देखा था, कहीं उन्होंने ही तो उसे नहीं चुराया। इसके बाद रानी परी दोनों बहुओं को बाहर बुलाती है और सारी बात बताती है। नहीं रानी माँ, हम भला आपका हार क्यों चुराएंगे? आपने हमें इतने प्यारे प्यारे आभूषण दिए हैं, हमें आपका हार चुराने की क्या जरूरत है? हाँ, दीदी सही कह रही है, और वैसे भी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। माँ, ये दोनों झूठ बोल रही है, मैंने इनके कमरे में वो हार देखा था। आप रुकिए, मैं अभी देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर रुचि अपनी भाभीयों के कमरे में जाती है और उसने जहाँ पर हार रखा था वहाँ से उठाकर ले आती है और रानी परी को दिखाते हुए कहती है, ये देखो माँ, ये रहा आपका हार। देखा, मैंने कहा था ना, आपकी बहुओं ने ही इसे चुराया है। अरे ये इसे क्यों चुराएंगी? हो सकता है मैंने ही गलती से ये उनके कमरे में रख दिया हो। वैसे भी मेरी याददाश्त आजकल कमजोर हो गई है। अच्छा लाओ, जल्दी से मुझे ये हार दे दो, मुझे सभा में जाना है। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है और रुचि का ये आइडिया भी फेल हो जाता है। माँ आखिर इन दोनों पर इतना विश्वास क्यों करती है? मैंने तो सोचा था कि अब की बार माँ इन दोनों को महल से बाहर निकाल ही देंगी, पर नहीं, उन्होंने तो इन दोनों को डांटा तक नहीं। पर चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी, पर अब की बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। रुचि अपनी साजिश रचने में फिर से लग जाती है। यहाँ दूसरी ओर दोनों बहुएं रानी परी को खुशखबरी देती हैं कि वो माँ बनने वाली हैं। रानी परी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सच में बहुओं, तुम दोनों ने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब इस घर में छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। सुनो बेटा, तुम दोनों अब से कोई काम नहीं करोगी। मैंने तुम्हारे कमरे के बाहर 2 दासियाँ तैनात कर दी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो तुम उन्हें आवाज लगा देना। अब से तुम दोनों को केवल अपना ही नहीं बल्कि 2 नन्ही जानों का भी ख्याल रखना है। सब बहुत खुश थे, परंतु जब ये बात रुचि को पता चलती है तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। पहले 2, फिर 4 और अब 6, आखिर कितने दावेदार मेरी इस गद्दी के सामने आएंगे? और अब मुझे जल्दी करनी होगी। अगर इन दोनों ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा सोचकर रुचि रानी परी के पास जाती है और कहती है, माँ, आपको याद है जब आप कुछ सालों पहले धरती पर गई थी और आपकी जादुई छड़ी गायब हो गई थी, तो एक पृथ्वीवासी औरत ने आपकी बहुत मदद की थी। हाँ, मैं उस औरत को भला कैसे भूल सकती हूँ? वो तो साक्षात ऊपर वाले का रूप थी मेरे लिए। हाँ माँ, लेकिन अभी उनकी तबीयत बहुत खराब है। कुछ परियां पृथ्वी लोक पर गई थी, उन्होंने ही मुझे ये बात बताई। माँ, मैं तो कहती हूँ आप एक बार उनसे मिल आइए, वरना क्या पता उन्हें कुछ हो गया तो आप सिर्फ पछताते ही रह जाएंगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर जा रही हूँ। तुम अपनी भाभीयों का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें अभी देखभाल की जरूरत है। और मेरी गैर मौजूदगी में तुम परी लोक पर भी नजर रखना। ऐसा कहकर रानी परी पृथ्वी लोक पहुँच जाती है और उस औरत को तलाश करने लगती है। फिर एक जगह पर रानी परी को उस औरत की झलक दिखाई देती है। रानी परी वहाँ जाती है तो वहाँ एक गुफा होती है और जैसे ही रानी परी गुफा के अंदर जाती है वो झलक अचानक से गायब हो जाती है और उस गुफा का प्रवेश द्वार एक बहुत ही बड़े पत्थर द्वारा बंद हो जाता है। और ये सब किया धरा होता है रुचि का। रुचि ने ही ये सारा खेल रचा होता है। ये सब करके रुचि वापस से परीलोक आ जाती है और अपनी माँ यानी कि रानी परी का रूप धारण कर लेती है। अब देखती हूँ कौन मुझे रोक पाता है। ऐसा कहकर रुचि रानी परी के रूम से अपनी भाभीयों के पास जाती है और कहती है,
सुनो, बहुत आराम कर लिया तुम दोनों ने। अब जाओ और जाकर राजमहल के सारे काम करो। जी, आप कैसी बातें कर रही हैं रानी माँ? ये सारे काम तो दासियों के हैं और दासियाँ ये सारे काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। फिर हमें ये काम करने की क्या जरूरत? मैंने सारी दासियों को छुट्टी दे दी है। अब से सारे राजमहल का काम तुम दोनों मिलकर करोगी। पर रानी माँ, हम दोनों गर्भवती हैं। इस हालत में हम इतना काम कैसे कर सकते हैं? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने जितना कहा है उतना करो और ये मेरा हुक्म है। इसके बाद मजबूरी में दोनों फूलपरी बहुएं राजमहल का सारा काम करने लगती हैं। फिर जैसे ही वो थोड़ी देर बैठती हैं, तभी रुचि वापस से रानी परी का रूप लेकर वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ बैठ क्यों गई? रानी माँ, राजमहल का सारा काम हो गया। अच्छी बात है। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई थी कि राजमहल की पानी की सप्लाई कट चुकी है। इसलिए अब तुम्हें परीलोक की नदी से मटका भर भर के पानी लाना होगा और राजमहल की पानी की टंकी को भरना होगा। रानी माँ, ऐसा करना हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं तुम दोनों से ज्यादा अच्छे तरीके से जानती हूँ कि क्या करना ठीक होगा और क्या करना नहीं। इसलिए जो कहा है अपना मुंह बंद करके करो। दोनों फूलपरी बहुएं कुछ नहीं कह पाती और मटका लेकर पानी भरने चली जाती हैं। जब बाकी परियां ये दृश्य देखती हैं, तो वो हैरान रह जाती हैं। ये क्या? ये तो रानी परी की बहुएं हैं, पर ये इस हालत में नदी में से पानी लेने क्यों आई हैं? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। इस हालत में तो इन्हें बिल्कुल आराम करना चाहिए। फिर ये इतना काम क्यों कर रही हैं? क्या हुआ है? आखिर तुम दोनों ऐसी हालत में इतना काम क्यों कर रही हो? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये सब रानी परी का आदेश है। रानी परी की बहू की ये बात सुनकर सभी परियां रानी परी के बारे में अपनी अपनी राय बनाने लग जाती हैं। यहाँ दूसरी ओर जब रुचि का अपनी भाभीियों से इतना काम कराकर भी मन नहीं भरता, तो वो एक बहुत ही घिनौना प्लान बनाती है और अपनी दोनों भाभीियों को परीलोक की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाती है। क्या हुआ रानी माँ? आप मुझे और दीदी को यहाँ क्यों लेकर आई हैं? वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ऐसा कहकर रुचि अपनी दोनों भाभीियों को चोटी के किनारे तक ले जाती है और फिर एकदम से उन दोनों को धक्का दे देती है। वो दोनों खुद को संभाल नहीं पाती और तेजी से नीचे गिरने लगती है। वो दोनों हवा में होती है। तभी वहाँ पर असली रानी परी आ जाती है और अपनी शक्तियों से अपनी दोनों बहुओं को बचाकर चोटी के ऊपर ले आती है। अपनी माँ को देखकर रुचि वापस अपने रूप में आ जाती है। जब रानी परी को रुचि की सारी हरकतों का पता चलता है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मुझे ये तो पता था कि तुम गुस्से वाली हो और थोड़ी जिद्दी भी हो, पर तुम इतना गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब जो तुमने किया है उसका दंड तुम्हें मिलकर रहेगा। ऐसा कहकर रानी परी रुचि को ले जाकर परीलोक की काल कोठरी में बंद कर देती है और इसके बाद परीलोक की सभी परियों को बुलाकर एक सभा रखती है, जहाँ पर रानी परी सभी परियों को रुचि द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताती है। रुचि ने जो भी किया उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ और खासकर अपनी बहुओं से। मेरी बेटी की वजह से आप लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। आप ऐसा मत कहिए रानी परी, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं। हाँ रानी माँ, बल्कि आपने तो हमारी जान बचाई है। अगर आप नहीं होती तो शायद हम दोनों जिंदा नहीं होते। इसके बाद वो दिन ऐसे ही बीत जाता है और फिर कुछ महीनों बाद दोनों फूलपरी बहुएं बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म देती हैं। रानी परी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और इस तरह वो लोग हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सहेलियां रहती थी। उनका नाम था माहिरा और सिया। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो दोनों जंगल से किसी काम के लिए जा रही थी। तभी उनके सामने अचानक से एक परी आसमान से प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों सहेलियां चौंक जाती हैं। उस परी के हाथ में एक बहुत बड़ा सा थैला था और उस थैले में कुछ खिलौने थे। परी उन दोनों सहेलियों को देखकर बोली, घबराओ मत बच्चों, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मैं परी लोक से आई हूँ। हम परियों का परीलोक का द्वार यहाँ से थोड़ी दूर है। हमारे परीलोक में एक जादुई मार्केट खुली है। उस मार्केट का ऐड करने के लिए मैं पृथ्वी लोक पर आई हूँ और मैं तुम्हें कुछ चीजें मुफ्त में देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम हमारे परीलोक में शॉपिंग करने जरूर आना। ये कहकर वो परी अपने बैग से एक फेस पाउडर निकालकर माहिरा और सिया को देती है और कहती है, अरे घबराओ नहीं, ये फेस पाउडर यूज करके देखो, तुम्हें बहुत फायदा होगा और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम इसे मत लेना, मुझे वापस दे देना और अगर अच्छा लगे तो तुम हमारे परीलोक के बाजार में जरूर आना। ये सुनकर माहिरा और सिया दोनों ही वो फेस पाउडर लगा लेती हैं और फेस पाउडर लगाने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती हैं और उनके कपड़े बिल्कुल नए और खूबसूरत से कपड़ों में बदल जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं और उस परी से बोलती हैं, परी जी, हम लोग आपके परीलोक के बाजार में जरूर आएंगे। परीलोक में इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, हमें भी वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदनी है। हम लोग कल ही आएंगे। ये सुनकर परी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माहिरा और सिया बहुत अच्छे से तैयार होकर एक बैग लेकर परीलोक की मार्केट की ओर जाने लगती हैं और चलते चलते जब दोनों सहेलियां परीलोक में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर तो कोई मार्केट है ही नहीं, बल्कि कुछ गर्भवती परियां उन दोनों को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती हैं और उन लड़कियों को पकड़कर रस्सियों से बांध देती हैं और एक घर में लेकर जाती हैं, जिससे माहिरा और सिया बहुत ज्यादा डर जाती हैं और दोनों डरकर रोने लगती हैं। अरे परी जी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमें तो एक परी ने बुलाया था, उसी परी के बुलाने से ही हम यहाँ परीलोक के बाजार में आए थे। लेकिन यहाँ तो कोई बाजार ही नहीं है और हमने यहाँ कुछ गलत भी नहीं किया, तो आप लोग हमारे साथ क्या कर रही हैं? तभी वही परी आती है जो सिया और माहिरा से पृथ्वी पर मिलने गई थी और उसने ही उन्हें जादुई फेस पाउडर दिया था। आ गई तुम दोनों को क्या लगा परीलोक में बाजार होता है? अरे लड़कियों, मैं तुम दोनों को मारकर हम तीनों के बच्चों को शक्तिशाली बनाऊंगी। इसके लिए तुम्हें मरना होगा। क्या? नहीं परी जी, हमें छोड़ दो परी जी। ये लड़की, रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। सुनो परियों, इन दोनों को मूर्ति में बदल दो और ले जाकर उस कुएं की चुड़ैल को खाने के लिए दे दो। कुछ देर शांत रहेगी वो चुड़ैल। इससे पहले कि माहिरा और सिया कुछ समझ पाती, परियां उन दोनों को एक छोटी सी मूर्ति में बदल देती हैं। फिर उन दोनों मूर्तियों को वो उस चुड़ैल के कुएं में फेंक देती हैं। असल में जो गर्भवती परी परीलोक से पृथ्वी लोक पर गई थी, वो एक दुष्ट परी थी। वो असल में कुएं की चुड़ैल के लिए इंसानों को धोखे से बुलाती है ताकि वो तीनों परियां उस चुड़ैल से अपना मकसद पूरा करवा सके और अपने आने वाले बच्चों को उस चुड़ैल के जैसा ताकतवर बना सके। इधर वो चुड़ैल दोनों लड़कियों को खाने के बाद बोलती है, अरे परियों सुनो, इतने खाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे और इंसान चाहिए।
कोई बात नहीं, हम सभी आपके लिए बहुत सारे इंसान लेकर आएंगे। आप शांत हो जाइए और हमारा काम कीजिए। हम तीनों के बच्चे आपके जैसे शक्तिशाली हो, ये देखिए। इतना बोलकर वो परी और उसकी दोनों सहेलियां मिलकर पृथ्वी लोक पर आकर जादुई मार्केट का प्रचार करके भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें परीलोक में लाती हैं और मूर्ति बनाकर उस चुड़ैल को खिला देती हैं। ऐसे ही बहुत सी लड़कियां अब गायब हो रही थी, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सभी लड़कियां कहाँ जा रही हैं। ऐसा होते हुए बहुत समय बीत जाता है। उसी गांव में श्रुति नाम की एक लड़की भी थी और उसको ये सब कुछ समझ आ रहा था। अरे ऐसे तो पहले कभी नहीं होता था कि सभी लोग परीलोक के बाजार में सामान खरीदने जाते थे, लेकिन आजकल के लोगों को क्या हो गया कि सब लोग परीलोक के बाजार में ही जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से लौटकर तो कोई आता ही नहीं है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। तभी श्रुति देखती है कि दो और लड़कियां परीलोक के बाजार में जा रही हैं। ये देखकर श्रुति उन दोनों लड़कियों के पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि दुष्ट परी अपने साथ वाली परियों के साथ मिलकर उन लड़कियों को मूर्ति बना देती है। ये देखकर श्रुति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे ये दुष्ट परियां तो अपना मकसद हासिल करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ा रही हैं। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद श्रुति को कुछ पता चलता है। हर परिलोक की कोई न कोई रानी होती है। मुझे उस रानी से मिलकर इस बात को उन्हें बताना होगा। फिर श्रुति चुपके उस परीलोक की रानी के पास पहुंच जाती है और फिर श्रुति रानी परी को सारी बात बता देती है। तभी रानी परी उससे पूछती है, श्रुति क्या तुम सच बोल रही हो? जी रानी परी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अच्छा, उन लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए मेरे परीलोक में ऐसा गलत काम, मैं उन लोगों को सजा जरूर दूंगी। ये कहकर रानी परी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर रानी परी उन दुष्ट परियों के पास पहुँचती है और उन तीनों गर्भवती परियों को पकड़ लेती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मेरे होते हुए मेरे परीलोक में इतना गलत और घिनौना काम करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम सबको तुम्हारे किए की सजा दूंगी और तुम्हें जेल में डाल दूंगी और हमेशा के लिए परीलोक से निकाल दूंगी। अरे इससे पहले कि ये रानी परी हमारे साथ कुछ गलत करे, चलो उससे पहले हम सब मिलकर इस रानी परी को ही खत्म कर देते हैं। इतना बोलकर वो सभी दुष्ट गर्भवती परियां अपने जादू से रानी को खत्म करने ही वाली होती हैं कि तभी रानी परी तुरंत उनके सामने एक जादुई आईना रख देती है और दुष्ट परियों का जादू आईने में रिफ्लेक्ट होकर उनके ऊपर ही वापस आ जाता है और वो सभी परियां आग से जलने लगती हैं। ये क्या? ये रानी तो बहुत चालाक निकली। हमारा जादू हम पर ही भारी पड़ गया। अरे कोई बचाओ, बचाओ हमें, हम तो आग में जलकर मर रही है, बचाओ। आग लगने के कारण वो सारी दुष्ट गर्भवती परियां इधर उधर भागती हैं और आग को बुझाने के लिए वो सभी दुष्ट परियां कुएं के अंदर कूद जाती हैं। इतने में रानी परी अपने जादू से उन सबको कुएं में ही बंद करके उसमें आग लगा देती है। उनके साथ साथ वो चुड़ैल भी आग में जलकर राख हो जाती है। फिर रानी परी अपने जादू से जितनी लड़कियां गायब हुई थी उन सबको वापस निकाल लेती है और वो सभी लड़कियां श्रुति का और रानी परी का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर रानी परी उन सभी को अच्छे गिफ्ट के साथ पृथ्वी लोक पर वापस भेज देती है और उस दिन के बाद से वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।